आपके साथ मैं हर्षराज शर्मा। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ में लगने वाले महानिवेश के महामेले की। तो आज से लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने वाली है। पीएम मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, लेकिन सुबह करीब 9:30 बजे ओमेसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे पीएम। 3 दिनों तक ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलने वाला है। समिट में शामिल होने के लिए 300 से ज्यादा उद्योगपति आने वाले हैं और अलग अलग 34 सत्रों में समिट का आयोजन होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी के विकास पर मंथन होने वाला है। आपको बता दें, पीएम मोदी समेत कई केंद्र मंत्री अलग अलग सत्र में शामिल होंगे। योगी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल समिट में मौजूद रहने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीआईएस का रविवार को समापन करने वाली है। तो आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने वाली है। कुल 3 दिन ये समिट चलने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीआईएस का रविवार को समापन करेंगी और आज पीएम मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद होने वाले हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। आपको बता दें, सीएम योगी लगातार कार्यक्रम पे नजर रखे हुए थे, निरीक्षण किए लगातार, ताकि किसी भी तरह की कोई खामी या कमी इस समिट में ना रह जाए। तो आपको बता दिया समिट में कौन कौन शिरकत करने वाला है। पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे, साथ ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी किशन रेड्डी, साथ ही साथ स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री और पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ राजकुमार सिंह केंद्रीय मंत्री और आरके सिंह केंद्रीय मंत्री, और ये सभी आज कार्यक्रम में शामिल होने वाले। उद्योगपतियों का भी मेला लगने वाला है। मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप के हेड और के चंद्रशेखरन, साथ ही साथ कुमार मंगलम बिरला और आनंद महिंद्रा इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। मुकेश अघी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। स्वाति दलाल, नवनीत अग्रवाल, महेश सुगरू, ये सभी आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, मौजूद रहेंगे, इस कार्यक्रम को और ज्यादा उजागर करेंगे। और लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर देश विदेश के निवेशक मेहमान राजधानी पहुंच चुके हैं। लखनऊ में तमाम बड़े होटलों में निवेशकों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को सीएम योगी ने देश विदेश से लखनऊ पहुंचे निवेशकों के साथ तमाम विदेशी डेलीगेट्स को अपने आवास पर डिनर करवाया और इस दौरान सीएम योगी के साथ लखनऊ पहुंचे निवेशकों की डिनर की टेबल पर खासा बातचीत भी हुई। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की ताकत बनाने के लिए आज लखनऊ में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाली कंपनियां निवेश करने वाली हैं। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इतना बड़ा है कि इसके लिए पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यूपी की बड़ी उड़ान, निवेश से आएगी 1 ट्रिलियन की जान। तीन दिन 13 देश 304 कंपनी करेंगी निवेश। इस वक्त पूरे देश की निगाहें यूपी की राजधानी लखनऊ पर टिकी हैं, जहां 3 दिन तक निवेश का महामेला लगने वाला है, जिसे खुद पीएम मोदी लखनऊ पहुंचकर हरी झंडी दिखाने वाले हैं। मोदी सरकार का ये दांव यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाले लक्ष्य को हासिल करने के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ पर हाउसिंग, जो ये चीज़ें हैं मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और इसको दृष्टिकोण में रखते हुए यही प्रयास रहेगा कि बाराबंकी जनपद को अगला नोएडा बना। ये जो मुख्य पंडाल है, जिसे हम कहें इनॉग्रेशन पंडाल, यहीं पर इस तरफ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आप देखिए कितना बड़ा ये जो है स्टेज है वो बनाया गया है, किस तरीके से हर एक चीज यहाँ पर उसे फाइनल टच दिया जा रहा है।
सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, इसलिए आप देखिए तमाम जो सुरक्षा से जुड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड भी मौजूद है और हर एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है। लेकिन जहां इन्वेस्टर समिट को सरकार गेम चेंजर बता रही, वहीं समाजवादी पार्टी एमओयू पर सवाल उठा रही। ये एमओयू कुछ नहीं होते हैं। अगर आप अच्छा सूट पहन ले, टाई लगा ले और कहीं बीजेपी के दफ्तर के बाहर अगर आप निकल गए तो हो सकता है वो आपसे भी एमओयू करवा ले। 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लखनऊ में भव्य तैयारी है, क्योंकि 3 दिन तक विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों की हलचल रहेगी, जिसे देखते हुए जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, वहीं ट्रैफिक रूट को भी बदला गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 304 विदेशी कंपनियों से निवेश लाने की तैयारी है। जो कंपनियां भारत आकर निवेश करने वाली हैं, उनमें यूएस की 53, संयुक्त अरब अमीरात की 16, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की 15, ब्राजील और इजराइल की 14, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका की 13, जापान और नीदरलैंड की 12, दक्षिण कोरिया और बेल्जियम की 10, मैक्सिको की 9, स्वीडन और मॉरिशस की 8 और कनाडा की 7 कंपनी शामिल हैं। गौरतलब है कि हाल ही में यूपी सरकार ने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर रोड शो किया था और ये इसी कोशिश का नतीजा है कि इन्वेस्टर समिट में निवेश के एमओयू 25 लाख करोड़ तक पहुंचने की बात कही जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से एक दिन पहले लखनऊ के ओमेसी एयरपोर्ट परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह समेत कई नेता और विधायक मौजूद रहे। ये प्रतिमा ऐसी जगह पर लगाई गई है जहां एयरपोर्ट आने और जाने वालों को भगवान लक्ष्मण के दर्शन हो सके। कांसे की बनी ये प्रतिमा 12 फीट ऊंची और 1200 किलो वजन की है। रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर भगवान लक्ष्मण की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक भव्य प्रतिमा जो कांस्य की बनी हुई है, 12 फीट ऊंची ये प्रतिमा है खाली, जिसे आर्टिस्ट जो कलाकार है बहुत ही प्रसिद्ध राम सुतार, उन्होंने तैयार किया है। करीब 1.5 टन इस प्रतिमा का वजन है। इस प्रतिमा को लेकर चर्चा इसलिए भी क्योंकि ऐसे वक्त इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है जबकि राजधानी लखनऊ का नाम बदलकर भगवान लक्ष्मण के नाम पर लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी करने को लेकर मांग की जा रही है। इसे लेकर भाजपा के ही सांसद ने एक पत्र भी लिखा है और इस अवसर पर यह भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये प्रतिमा ऐसी जगह लगाई गई है कि कोई भी यात्री जब एयरपोर्ट के अंदर जाएगा या एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा तो अपने आप ये प्रतिमा उनके सामने होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन हो रहा है। खुद पूरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो यहाँ पर आएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने के लिए। देश विदेश के निवेशक आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, तमाम केंद्रीय मंत्री आएंगे और वो भी इस रास्ते से जब गुजरेंगे तो इस भगवान लक्ष्मण की भव्य प्रतिमा को देखते हुए निकलेंगे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता ने फिर लखनऊ का नाम बदलने की अपनी मांग को दोहराया। संगमलाल गुप्ता ने कहा कि अमृतकाल में गुलामी के मानसिकता से बाहर निकलना होगा। लखनऊ का नाम पहले लखनपुरी था, जिसमें मुगलों ने बदल दिया था। ऐसे में सांस्कृतिक पहचान को दोबारा पाने के लिए उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को खत लिखा है। अमृतकाल में प्रवेश किए और आज भी हम गुलामी, हम और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उस गुलामी की मानसिकता को आज भी हमें नहीं झेलना है। जब मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे देश पर जब राज किया तो कई सारे हमारे सनातन धर्म को उन्होंने टच करने का काम किया, नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो हमने ऐसा कुछ नया मांग नहीं किया है। जो हमारी विरासत थी हम उसको वापस उसी नाम से जाना जाए और उसी नाम से जानने के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा है। तो अखिलेश यादव के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे अखिलेश यादव। सारनाथ और साकेत नगर भी जाएंगे अखिलेश। आपको बता दें, ओपी राजभर से अलग हुए शशि प्रताप सिंह से भी मुलाकात करने वाले हैं। वाराणसी से दिल्ली रवाना होंगे अखिलेश यादव। तीसरे मोर्चे को लेकर कई नेताओं से मिलने का कार्यक्रम भी है।
सारनाथ और साकेत नगर जाएंगे अखिलेश। वाराणसी का दूसरे दिन का दौरा है आज अखिलेश का। ओपी राजभर से अलग हुए शशि प्रताप सिंह से भी मुलाकात करने वाले। इससे पहले काशी के दौरे के पहले दिन अखिलेश यादव संकट मोचन मंदिर पहुंचे। अखिलेश ने पूजा अर्चना की और इस दौरान काफी तादाद में सपा कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। काशी दौरे के पहले दिन संकट मोचन मंदिर में अखिलेश यादव पहुंचे थे। वहां पर पूजा अर्चना की, हनुमान जी को मत्था टेका। साथ ही साथ वहां पर सपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की सियासत फिर एक बार पूर्वांचल सेंट्रिक हो गई है, क्योंकि पहले गाजीपुर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी बिगुल बजाया था और अब उसी गाजीपुर से अखिलेश ने भी बड़ी जनसभा कर न सिर्फ भाजपा पर हमला बोला, बल्कि राजभर जैसे विरोधियों के लिए भी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिना किसी सहयोगी के सपा पूर्वांचल की धरती पर अपनी साइकिल कैसे दौड़ा पाएगी। गाजीपुर में गरजे अखिलेश, पूर्वांचल से 24 का संदेश। किसी की भी सरकार बन गई हो, जनता की सरकार को केवल समाजवादी बना सकते हैं। दिल्ली फतेह का सबसे बड़ा अड्डा, यहीं से गरजे थे जेपी नड्डा। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है। गठबंधन से अखिलेश की तौबा, राजभर को नहीं मिलेगा मौका। चल सन्यासी मंदिर में, लेकिन सुना है दूसरी लाइन है कि कंगना बजाया जाता है। समाजवादी पार्टी ने धोखा किया है, ये धोखा खाने वाले लोग अलर्ट हो गए हैं। इन्वेस्टर समिट पर सवाल, एमओयू पर बवाल। अच्छा सूट पहन ले, टाई लगा ले और कहीं बीजेपी के दफ्तर के बाहर अगर आप निकल गए तो हो सकता है वो आपसे भी एमओयू करवा लें। 24 के युद्ध का सबसे बड़ा चैप्टर, गाजीपुर का जाति फैक्टर। 24 की चुनावी जंग में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछने लगी है, क्योंकि जिस गाजीपुर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 24 का बिगुल बजाया था, उसी गाजीपुर से अब अखिलेश यादव ने सियासी युद्ध का ऐलान कर दिया है। गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती है, ये समाजवादी धरती है, ये वीरों की धरती है, ये वो धरती है जिसने फौज में लड़ने का जज्बा दिया है। पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हम ही को याद करेंगे। अखिलेश यादव गाजीपुर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भाजपा पर हमला बोला, उससे साफ कर दिया कि 24 की तैयारियों में सपा किसी भी मायने में भाजपा से पीछे नहीं रहेगी। आज रिजल्ट कुछ भी आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, जनता की सरकार को केवल समाजवादी बना सकते हैं। अगर आज भी कोई याद कर रहा है तो वो समाजवादी लोगों की सरकार याद कर रहे हैं। अखिलेश यादव एकदम फायर मोड में थे। उन्होंने नोटबंदी, अडानी, जातीय जनगणना से लेकर हर मोर्चे पर भाजपा को घेरने की कोशिश की। ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन जाति जनगणना का और तेजी से बढ़ेगा और हम लोग गाँव जाएंगे, अपने लोग। उन्होंने कहा कि ये रेल, ट्रेन, LIC, सरकारी संस्थान सब बेच रहे हैं, एक एक करके बेच दिया। पानी का जहाज पोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज के अड्डे बेच दिए, LIC बेच दी, बैंक बेच दी। अखिलेश यादव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी गाजीपुर की इसी धरती से चुनावी शंखनाद किया था। जब जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे, तब उन्होंने विकास और माफिया राज पर प्रहार का नारा दिया था। अखिलेश यादव जहां भाजपा पर गरज रहे थे, वहीं अपने उन विरोधियों पर भी बरस रहे थे जो कल तक उनके साथ थे, लेकिन आज भाजपा के साथ खड़े हैं। लेकिन जब अखिलेश ने राजभर पर हमला बोला, तो ये भी साफ कर दिया कि अब आगे वो किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। एक कोई थे, वो कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, चल
मंदिर में, लेकिन सुना है दूसरी लाइन है कि कंगना बजेगा शायद। बताओ, रात में कंगना बजा रहे हैं दूसरी तरफ में जाकर। लोकसभा में जाकर के क्या कर लेंगे? सरकार तो आपकी दिल्ली बननी नहीं है, तो क्या करेंगे वहां जाके? जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जिनके साथ आपने धोखा किया है, समाजवादी पार्टी ने धोखा किया है, ये धोखा खाने वाले लोग अलर्ट हो गए हैं। इस नाते चाहे जितना ही मंथन करें, इनके मंथन पर कोई विचार करने वाला नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना किसी सहयोगी के सपा पूर्वांचल की धरती पर अपनी साइकिल कैसे दौड़ा पाएगी? क्योंकि 2019 में अखिलेश को बसपा का साथ मिला था, तो 2022 में राजभर और संजय चौहान जैसे सहयोगी थे, जिनके दम पर सपा ने न सिर्फ भाजपा को टक्कर दी, बल्कि गाजीपुर, मऊ, घोसी, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में फुल रफ्तार में साइकिल दौड़ा दी। लेकिन अब अखिलेश के लिए मुश्किल यह है कि राजभर सपा के विरोध में खड़े हैं, तो मायावती अपने दलित मुस्लिम फैक्टर को मजबूत करने में लगी हैं। अब मुश्किल यह है कि पूर्वांचल में यादव मुस्लिम मिलकर 1 से 2 सीटों पर तो प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन बाकी सीटों के लिए अति पिछड़ा और दलित वोट काफी अहम है। दरअसल पूर्वांचल की सियासत अभी भी जातियों के ही इर्द गिर्द सिमटी नजर आती है, और इस बात को अखिलेश भी समझ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों उनका पूरा फोकस गैर यादव ओबीसी वोट पर है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गैर यादव ओबीसी, जिसमें अति पिछड़ी जातियों को बड़ी संख्या में जगह दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश ऑपरेशन पूर्वांचल बिना गठबंधन के सफल बना पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को बलिया में थे, जहां उन्होंने सूदखोरों से तंग आकर खुदकुशी करने वाले व्यापारी नंदलाल गुप्ता के परिवार से मुलाकात की और सरकार से मृतक नंदलाल गुप्ता के परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। अखिलेश यादव ने सूदखोरी का संगठित अपराध बताते हुए कहा कि आरोप लगाया कि ये भाजपा का चलाया हुआ कारोबार। बलिया में भाजपा पर बरसते हुए नजर आए उनकी मां और पत्नी, उनके पिता और उनके परिवार के सदस्यों से मिला हूं मैं। नंदलाल गुप्ता की हत्या, आत्महत्या जो हुई है, दोषी अगर कोई है तो वो जिन लोगों ने पैसा दिया था, जिनसे पैसा उठाया, जिस तरह का ये पैसों का कारोबार चल रहा है और सूदखोरी चल रही है, ये पूरी गैर कानूनी है। गुरुवार को देहरादून में बेरोजगार संघ की ओर से आयोजित धरने के दौरान पथराव और लाठीचार्ज की मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। वहां इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आज सभी मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। राज्य सरकार और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। आपको बता दें, भाजपा भी इस मामले पर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा रही है। भाजपा का आरोप है कि युवाओं को भड़काने का काम हो रहा है। दूसरी ओर लाठीचार्ज से आक्रोशित युवा भी आज प्रदर्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आज प्रदेश बंद का भी आह्वान किया है और सामाजिक संगठनों के इस बंद में शामिल होने की भी अपील की है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मार्ग नहीं माने जाने पर आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी। और वहीं प्रदर्शन को लेकर बोले देहरादून के एसएसपी। पुलिस के कई कर्मचारी पथराव में घायल हुए हैं। एसएसपी का ये कहना है, बाहरी अराजक तत्वों ने पथराव किया था। दलीप सिंह एसएसपी हैं, जो कि बोलते हैं कि अराजक तत्वों की पहचान की जा रही है। पहचान करने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाहरी तत्व, अराजक तत्व आ गए थे, उन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। पहले घंटाघर में माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। जो ये भारी अराजक तत्व हैं, उनको हम पहचान कर रहे हैं। ये कौन कौन है, वीडियोग्राफी हमारे पास है, उनको हम चिन्हित कर रहे हैं और परिस्थितियों के अनुरूप जो भी विधिक कार्रवाई की जा सकती हो किया जाए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप कहीं मत जाइएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।